हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हमारा जो अगला लेक्चर है जीओसी में, वो अगला जो इंटरमीडिएट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कार्बेनाइन। इससे पहले हमने कार्बोकैटायन के बारे में बात की थी। कार्बेनाइन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने बहुत सारे जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, उसमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी बहुत सारी। अब इसका बिल्कुल अध्ययन कर रहे हैं कि क्या है कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन को अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या आ रहा है, कार्ब मतलब कार्बन, एनाइन का मतलब नेगेटिव। इट मीन जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या कहलाता है, कार्बेनाइन या कार्बोनाइन कहलाता है। ठीक है, कार्बेनाइन मुझे पता है कि कार्बन में कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, जनरली 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बना रखेगा तो उस पर कोई चार्ज आएगा नहीं। और जैसे CH4 है तो कोई चार्ज थोड़ा ना आएगा, टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखे हैं, sp3 संकरण। अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो CH3- बन सकता है। मतलब कोई भी 3 जब जो एटम है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं कार्बन पर और नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या हो जाता है, कार्बेनाइन। देखो कैसे, जैसे मेरे पास ये कार्बन था और कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई भी एटम जुड़ रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं XYZ, और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कार्बेनाइन। कार्बन वैसे चतुसंयोजी होता है, मतलब 4 वैलेंट होता है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, 4 रोटी खाता है कार्बन। उसने जब एक एटम को निकाल दे तो कैसा, माना उसको पॉजिटिव के रूप में निकाला तो उस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बेनाइन कहलाएगा। कार्बेनाइन में 2 कंडीशन बन सकती है, एक तो क्या हो, ये कार्बेनाइन क्या हो, कार्बेनाइन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो, केवल लोकलाइज्ड हो। लोकलाइज्ड का मतलब वो कहीं डिलोकलाइज नहीं हो रहा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस प्रकार के कार्बेनाइन पे कौन सा संकरण होगा, एक तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉन पेयर मान ले इसको, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद का और एक बॉन्ड में से 2 बॉन्ड था, तो जब उसने हाइड्रोजन को या किसी एटम को निकाला, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और 3 सिग्मा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस पे, sp3। तो कार्बेनाइन की 2 कंडीशन बन सकती है, एक तो क्या मतलब कार्बेनाइन का मतलब जो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उस कार्बन पर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो सकता है। एक क्या हो, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो, डिलोकलाइज हो। डिलोकलाइज का मतलब वो रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, तो उस टाइम उस पर संकरण कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो जाएगा। जैसे ये हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी में, ये वाला कंपाउंड ये एरोमेटिक होता है, यहाँ पर एक है नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करता है। एक लाइन याद रखें कि जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होते हैं केवल वही किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। जो डिलोकलाइज होते हैं, जो एक स्थान पर स्टेबल नहीं होते, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो डिलोकलाइज होते रहते हैं रेजोनेंस में, एरोमेटिसिटी में, तो रुकेंगे ही नहीं, तो संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए 2 कंडीशन बनती है कार्बेनाइन पर संकरण की, एक तो sp3 वाला और एक sp2 वाला। sp2 वाला कब बनेगा, जैसे एक कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन तो होगा और नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा कि तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखेंगे, 1 2 और 3, तो 3 बॉन्ड बना रखेगा सिग्मा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और उस कार्बोनाइन वाले कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। जनरली ये संभव मतलब बहुत कम मिलता है, जनरली हम इसको पढ़ते हैं कार्बोनाइन ये है, लेकिन कभी आपसे कोई पूछ ले कि कार्बोनाइन पर sp2 संकरण हो सकता है, मतलब कार्बोनाइन का मतलब जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पर sp2 संकरण हो सकता है अगर वो एरोमेटिसिटी में हो, नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, क्योंकि जो रेजोनेंस में या डिलोकलाइजेशन में, एरोमेटिसिटी में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कभी भी संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करते। संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन में केवल वे ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक जगह क्या है, स्टेबल है। इसीलिए ये जैसे ये वाला था, ये CH2 अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये डिलोकलाइज कैसे हो रहा है हम पढ़ चुके हैं पहले, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो डिलोकलाइज होता है, और डिलोकलाइज वाले कभी भी संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो 3 सिग्मा बॉन्ड ही तो है इस कार्बन पे, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 वाला। ठीक है, sp3 वाला कब होगा, जब जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पर स्टेबल है, तो 3 तो सिग्मा और एक लॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लॉन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते तो लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेट करते हैं संकरण में, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4 सिग्मा मतलब 4 हो जाएंगे, तो 4 संगत कर सकते, 3 तो सिग्मा और एक लॉन पेयर। sp3 कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज है, एरोमेटिसिटी उसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, जनरली कार्बोनाइन यही होता है, लेकिन कभी आपसे कोई पूछे, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम बताया है कि कार्बोनाइन वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो हो सकता है एरोमेटिसिटी वाला, डिलोकलाइजेशन वाला या रेजोनेंस वाला, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, sp2। ठीक है, कैसे, जैसे ये मैंने लिखा CH3- ही तो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज कहीं डिलोकलाइज हो रहा है क्या, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो कौन सा संकरण, sp3। कोई CH3 लगा दो यहाँ पे, एक H और एक H, इस पर भी कैसा नेगेटिव चार्ज, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अगर sp3 होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, पायरामिडल। वैसे sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक नेगेटिव आ गया, लॉन पेयर आ गया, तो ऐसी तो होती है टेट्राहेड्रल शेप, 3 बॉन्ड तो ऐसे, जहां कपड़े में बैठो उस पंखे की 3 पंखड़ियों को नवा दो और एक ऊपर जो लगा रहता है जैसे पंखा अटका रहता है, तो वो टेट्राहेड्रल होती है। एक ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो पार्टिसिपेट करते नहीं है उस स्ट्रक्चर में, तो कैसी हो जाएगी, पायरामिडल हो जाएगी। तो sp3 वाले कार्बोनाइन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, पायरामिडल होगी। जनरली कार्बोनाइन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कैसे, जैसे ये है
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे और एक नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 8 हो गए, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या रहते हैं शेयर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं पेयर्ड में। पेयर्ड रहते कि नहीं रहते, 6 के साथ शेयर्ड रहते हैं। जैसे कार्बन के पास ये तो कक्षक होती है 2s और 2p, होती कि नहीं होती, जैसे इसकी बात करें तो 6 तो बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 6, 3 बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, तभी उस sp3 संकरण होगा और वो क्या होगा कार्बन आयन होगा। ठीक है, तो 6 तो शेयर्ड होगा, शेयर्ड कर, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी बॉन्ड से ही तो है नेगेटिव चार्ज, जैसे कोई हाइड्रोजन जोड़ रहा होता तो वो चला गया, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो खुद का और एक इसका, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, वो शेयर हो रहे हैं क्या, नहीं, तो वो शेयर नहीं हो रहे, तो वो किस रूप में है पेयर्ड के रूप में है, इसीलिए क्या कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इसका अष्टक पूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं, ये दे सकता है क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, और जो दे सकते हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की भांति या नाभिक स्नेह की भांति क्या करते हैं व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, जिसको हम लोन पेयर भी या नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं 2s में, और जो p के इसके 3 क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के पास, तो एक नेगेटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, और 3 किसी के साथ शेयर कर रखे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही दो है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर, तभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इस पे sp3, जिसमें 6 तो शेयर्ड है और 2 क्या है पेयर्ड है। अगर आपसे पूछे कार्बन आयन, इसकी इसको छोड़ दे तो कल समझाने के लिए बोला था कि sp2 हो सकता है, जनरली मेनली यही है कार्बन आयन। कार्बन आयन कैसी नेचर का होता है, डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, तो ये होता है भाई साहब डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड हैं, देखो इसमें भी दोनों, एक इसका खुद का और एक पेयर्ड हो रहा है, तो ये भी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए जो कार्बन आयन की नेचर होती है वो कैसी होती है डाईमैग्नेटिक होती है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, क्या इसको ये याद रखें, ओनली लोकलाइज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कभी कोई ऐसा नेगेटिव चार्ज है तो डिलोकलाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस कार्बन आयन के कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है sp3 जब वो लोकलाइज होता है कहीं मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता हो, इसी का अध्ययन करते हैं मेनली कार्बन आयन का। ठीक है, कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कार्बन आयन की जो शेप है वो पिरामिडल है, तो हमने कार्बोकैटायन में भी देखा था कि कार्बोकैटायन तो कैसा होता है प्लेनर, sp2 संकरण होता है कार्बोकैटायन में। कार्बन आयन में को अगर मैं ब्रिज हेड पोजीशन पर अगर इसको मैं रख के देखूं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, यहाँ क्या कर जाता है एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है कैसी है, क्योंकि मुझे पता है कार्बन आयन की शेप कैसी होती है पिरामिडल, और पिरामिडल शेप का मतलब कैसे, एक यूं है और एक ऐसे लग रही है, ये वाला यही तो है, और ब्रिज हेड पोजीशन ये कैसी, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, यूं आ रहा है और ये दोनों जुड़ रहे हैं और ये दोनों जुड़ रहे हैं और एक यूं जुड़ रहा है ऊपर, ऐसे बन रहे हैं, ऐसे ये झोंपड़ी टाइप की बन रही है। तो अगर यहां पर आपका ये नेगेटिव चार्ज इस पे है, एक बॉन्ड तो इसका यूं हुआ, एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, तो पिरामिडल शेप भी तो यही होती है, ये जैसे एक मेरे पास पेन नहीं है, एक 2 पेन ये और एक मेरी उंगली लग रही है, इसको अगर आप यूं कर दें तो एक तो ये ऊपर की साइड हो जाएगा, एक वो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा और एक ये वाला बॉन्ड हो जाएगा, तो ये पिरामिडल शेप ही तो है कि नहीं है, तो इसका मतलब पिरामिडल शेप होती है, तभी ये जो ब्रिज हेड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है स्टेबल होता है, अर्थात कार्बन आयन की कैसी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल होती है, जब कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp3। ठीक है, sp2 कब हो सकता है दिमाग में रखें, डिलोकलाइज हो या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें या वो क्या हो रहा हो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, इसको लिख लें फिर आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं कार्बन आयन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, कहां से इसको किन किन रिएक्शनों में बन सकता है, जैसे देखो यहाँ ये CH3 है, CH3 को मैंने ऐसे करके लिख दिया, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है Z जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर क्या कर रहा है आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब जो खींचने वाले होते हैं, जैसे CHO है खींचेगा, COOH है खींचेगा, COR खींचेगा, क्योंकि कार्बन क्या ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन इससे खींचेगा। तो इस प्रकार की जो कंपाउंड होते हैं जिनमें CH3 के साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के आगे ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो वहां से H+ क्या हो जाता है जल्दी बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार की जो हाइड्रोजन होती है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाती है। एक्टिव का मतलब ये है कि जब ये इधर खींचेगा तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो किससे खींचेगा हाइड्रोजन से, तो H+ के निकलने की दर क्या होगी ज्यादा होगी। और बेस काम में लेते हैं और बेस क्या करते हैं प्रोटॉन ग्रहण करते हैं H+ को, बेस जैसे OH- लेते हैं यहाँ पे तो H को निकाल देता बाहर निकाल देता है, उसका निकाल देता, प्लस को निकालता तो इलेक्ट्रॉन देके जाता है H+, तो इस पर कैसा चार्ज आता नेगेटिव चार्ज आता, तो ये क्या बन गया कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन कैसा होता है स्टेबल होता, क्योंकि यहाँ जो Z ग्रुप लग रहा है ये कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं। और हमको पता है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं कम, और चार्ज कोई सा भी कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ती है, इसीलिए हाईली स्टेबल होता है। क्यों बनता है, क्योंकि खींचने वाले होते हैं तो H+ आसानी के साथ क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है कार्बन आयन होता है। अगला देखें सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये क्या एल्केन बनाने का एक मेथड है, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट से
एल्केन बनाने का मेथड होता है सोडियम डीकार्बोक्स, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO, इसकी प्रेजेंस में जब विक्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोक्सिलिक हम लोग सोडियम सॉल्ट की, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, सोडियम सॉल्ट का मतलब H निकल गया और धातु जुड़ गई कोई भी मेटल, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट कहलाता है। सोडा लाइम क्या है, NaOH और CO, इसको याद नहीं करना। सोडा लाइम को जब आप तोड़ोगे तो सोडा प्लस लाइम, सोडा का मतलब कास्टिक सोडा NaOH और लाइम का मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या कहते हैं, CO कहते हैं। ठीक है, तो NaOH CO क्या होता है, सोडा लाइम होता है। इसको इस नाम से ही इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एल्केन बन जाती है और कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। ये होती कैसे मैकेनिज्म देखो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या कार्बन आयन बनता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में और IIT में। सबसे पहले क्या होता है, COONA, तो O पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, विद्युत ऊर्जा ज्यादा, और ये धातु तो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से Na+ तो बाहर निकलेगा और क्या RCOO- ये बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। अगले पद में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगी तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, इधर पे डबल बॉन्ड, और जब इधर देगी तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 तो 4 और 1 5, और कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं, तो ये R क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके इधर निकल जाएगा। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2, और R पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और जब R पर नेगेटिव चार्ज होता है यही क्या कहलाता है, कार्बन आयन कहलाता है। ये कार्बन आयन जो बनता है इसके स्लो स्टेप में बनता है। मुझे पता है कि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। इसीलिए इसमें कार्बन आयन बना, तो कार्बन आयन बनेगा, और जब H2O का मॉलिक्यूल निकला था क्या कहीं, H2O के साथ अभिक्रिया और कराते हैं, यहाँ की H2O कराते तो ये क्या करता है, H+ देता है, और कौन बाहर निकल जाती है, एल्केन निकल जाती है, और जो बेस होता है वो वापस हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, NaH और CO का इसमें क्या काम होता है, NaH और CO ये क्या करते हैं, जो H+ यहाँ से निकलेगा H2 से, इसको बढ़ाने का काम करते हैं। H2 की प्रेजेंस होती है, नमी में कराते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये H+ जल्दी देने का काम करते हैं इस कार्बन आयन को, तो R और H मिलकर क्या बना लेते हैं, RH एल्केन, और वापस OH क्या निकल जाता है बाहर, तो बेस क्या हो जाता है, वापस बाहर निकल जाता है। OH- और Na मिलकर वापस क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। ठीक है, इसका इसमें कार्बन आयन बना, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन आयन बना, किसमें, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में। तो जो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अर्थात जिसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, 4 एग्जांपल दे देगा आपको, सोडियम सॉल्ट दे देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देगा, चाहे उसके सोडियम लवण दे देगा, और आपसे पूछेगा किसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा, तो जिसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनते हैं वो उसमें प्रोडक्ट की मात्रा भी कैसी बनती है, ज्यादा। तो जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेंगे, इंटरमीडिएट में कौन, कार्बन आयन, वो उसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये रेट डिटरमाइन स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये टूटा, कार्बन कार्बन के बीच में विद्युत ऊर्जा कम, तो ये आराम से टूटेगा, क्योंकि कोई आयन तो नहीं, इसमें तो आयन थे O पे नेगेटिव, तो जल्दी टूट गया, तो फास्ट स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, वही अभिक्रिया की क्रियाविधि को डिसाइड, मतलब उसको डिसाइड करता है कि अभिक्रिया किस कोटि की होगी। इसीलिए स्लो स्टेप में कौन बना, कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, प्रोडक्ट की मात्रा उतनी क्या होगी, ज्यादा, उसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और मुझे पता है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले तो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिसिटी खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या करते हैं, डोनेट। तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, और देंगे तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि चार्ज कोई भी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले जहां जुड़े होंगे उसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जुड़े होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिसिटी दे रहे हैं, उनमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कैसा होगा, कम, क्योंकि उसमें कार्बन आयन स्टेबल कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जब आपको एग्जांपल दिया जाएगा, हम एग्जांपल भी करेंगे, तो एग्जांपलों में ध्यान रखना है कि जो अपन को सोडियम सॉल्ट दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया, उसमें ये देखो, क्योंकि इसमें CO2 गैस तो बाहर निकल जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो C वाला भाग है CO2, और कौन बन जाता है, कार्बन आयन। तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को COOH या COONA दे रखा हो, उसको हटा के देखना है कि किसमें कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। जिसमें कार्बन आयन स्टेबल ज्यादा होगा उसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसको लिख लें, फिर मैं बताता हूं कैसे एग्जांपल। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर डीकार्बोक्सिलेशन की। ऑर्डर आपसे पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब वही आ गया, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब CO2 बाहर निकलेगी और क्या बनेगा, कार्बन आयन। जिसमें कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। आपको क्या करना है, इसको देखें, पहला एग्जाम्पल, एक तो इसमें एल्काइन के साथ COOH जुड़ रखा है, एक एल्कीन के साथ और एक एल्केन के साथ। इसको तो COOH भी दे सकता है, वो COOH की अभिक्रिया जब आप करा देंगे NH से, तो वही Na+ जुड़ जाएगा, तो COONA ही बन जाएगा। ठीक है, और H2 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका मतलब सोडियम सॉल्ट डीकार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर COOH भी दे रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 बाहर निकलेगी, चाहे COOH हो चाहे COONA हो। तो यहाँ से CO2 को बाहर निकाल के देख लो, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जब CO2 बाहर निकलेगी तो डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 बाहर निकलती है, यहाँ से भी जब CO2 बाहर निकलेगी तो कार्बन में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। CO2 जब बाहर निकलेगी तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी
कि कौन ज्यादा होगा, एल्काइन वाला कार्बन आयन एल्कीन वाला है, एल्केन वाला एल्काइन वाला, क्योंकि एल्काइन वाले कार्बन पे एस करेक्टर कैसे होते हैं ज्यादा, तो EN कैसी होती है ज्यादा, जब EN ज्यादा होती है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है खींच के रखता है, तो कैसा कर देता है स्टेबल, जिसमें कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल उसमें डिकार्बोक्सिलेशन कैसा ज्यादा, तो क्या आ जाएगा A, फिर एल्कीन में और कम और एल्केन में सबसे कम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, वही CO2 बाहर निकाल के देख लो, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, वही CO2 इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, मान लो मतलब एग्जाम में करने के लिए पेंसिल साफ कर सकते हैं, वो CO2 बाहर निकलेगी, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि छोटी वलयों पर जो छोटी वलयों के बाहर प्रतिशत एस लक्षण कैसे होते हैं ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कैसा होता है ज्यादा, और तो EN भी कैसी होती है ज्यादा, किसमें स्मॉल रिंग में, स्मॉल रिंग के बाहर। ठीक है, तो इन तीनों में स्मॉल रिंग कौन है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, तो 3 मेंबर्ड पर जो ये इस कार्बन पे जो वो होगी EN वो कैसी होगी ज्यादा, इसलिए 3 मेंबर्ड पर EN ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा रोक के रखेगी। हमारे जो शुरू के लेक्चर हैं इंडक्टिव इफेक्ट वाले उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो 3 मेंबर्ड होती है उस पर क्या है, उस वाले कार्बन पे बाहर की तरफ बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है तो एस लक्षण कैसे होते हैं ज्यादा, और EN कैसी होती है ज्यादा, और EN ज्यादा होती है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करती है खींच के रखती है, क्योंकि जिसकी EN ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसको खींच के रखता है। 3 मेंबर पर सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टेबल होता है नेगेटिव, फिर 4 मेंबर पर, फिर 5 मेंबर पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A, B और C। अगर यही ऑर्डर पॉजिटिव चार्ज का होता तो क्या हो जाता जस्ट उल्टा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पहली पॉजिटिव है और EN ज्यादा 3 मेंबर वाले की तो पॉजिटिव से और खींचेगी तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगी। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन कैसे देखना है, C को बाहर निकाल दो, CO2 को, और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी देख लो, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वो मोर डिकार्बोक्सिलेशन देगा। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट के रूप में बनता है डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन आयन। इसको देखो, वही CO2 बाहर निकाल लो, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यहां लिख रहा है तो यहां से CO2 बाहर निकलेगी तो इस कार्बन पे नेगेटिव मान लो, है ना, और यहां से CO2 बाहर निकलेगी तो इस कार्बन पे नेगेटिव। यहां नाइट्रोजन का कोई इफेक्ट लग सकता है क्या, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 3, और कार्बन आयन इलेक्ट्रॉनिसिटी खींचता है कि उल्टी दे सकता है कार्बन आयन, ये CO2 बाहर निकली मान ली तो नेगेटिव चार्ज, तो यहां नाइट्रोजन का ना तो R इफेक्ट लग सकता और ना प्लस R माइनस R कुछ भी नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना, क्योंकि प्लस R माइनस R में इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या करनी होगी, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिसिटी और बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, क्योंकि इसको तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है तो ये लेगा क्या, नहीं लेगा, तो केवल कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे अपना केवल आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट में भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, क्योंकि जो आई इफेक्ट होता है वो EN के आधार पर लगता है, तो नाइट्रोजन की EN कार्बन से क्या होती है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ तो इस नेगेटिव चार्ज पर नाइट्रोजन बगल में ही है, यहाँ पे भी R लगाएगा या M लगाएगा, आप समझ पा रहे ना, RM का मतलब इलेक्ट्रॉनिसिटी कंप्लीट ट्रांसफर होगी। अब इसके पास टोटल खुद के पहले कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2, तो डबल बॉन्ड है तो 2 और 2 4 2 6 और 2 8, तो उसके बाध्यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो इसका एक्स्ट्रा कंप्लीट हो इलेक्ट्रॉनिसिटी ले सकता है क्या, ले नहीं सकता, जब इलेक्ट्रॉनिसिटी कंप्लीट ना तो ले सकता और ना दे सकता, देगा तो क्यों, क्योंकि आगे नेगेटिव चार्ज उसको तो खुद ही कार्बन को तो चाहिए थोड़ा ना, वो तो दे सकता है, पॉजिटिव वाला होता तो खींचता, नेगेटिव वाला तो खुद ही देता है, तो कार्बन आयन खुद तो लेगा नहीं और ये नाइट्रोजन भी नहीं ले सकता, तो R इफेक्ट और M इफेक्ट तो वही होता है जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या होती है ट्रांसफर थ्रू रेजोनेंस, जब ट्रांसफर ही नहीं होगी तो R और M की बात होगी नहीं, चाहे प्लस R हो चाहे माइनस R हो, प्लस M हो चाहे माइनस M हो। ठीक है, इसीलिए केवल I लगेगा, और I किसके आधार पर लगता है EN के आधार पर, नाइट्रोजन का माइनस I, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का क्या लगेगा माइनस I, और मुझे पता है कि जो I इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और I वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को माइनस I वाले माइनस प्रभाव वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो डिस्टेंस सबसे कम माइनस वाले बढ़ाते हैं ना, क्योंकि खींचते हैं माइनस वाली इलेक्ट्रॉनिसिटी खींचते हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कम कहाँ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, सबसे कम डिस्टेंस यहाँ है तो ज्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा खींचेगा तो कम कर देगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा A, फिर क्या आ जाएगा B, और फिर क्या आ जाएगा C, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो कम खींच पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है इफेक्ट, जब कम खींच पाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी तो डिकार्बोक्सिलेशन कम देगा। ठीक है, लास्ट वाला देखो, यहाँ वही CO2 निकला मान लो, क्योंकि CO2 निकलता है डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और मुझे पता है कि जो बेंजीन वलय होती है इस पर जो CH2 ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस प्रकार के कार्बन आयन को क्या बोलेंगे बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन पर जो CH2 ग्रुप होता है उसको बेंजीन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक कार्बन आयन क्या होता है स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है रेजोनेंस, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसमें भी बेंजाइलिक है, वही CO2 निकली मान लो नेगेटिव, इसमें भी बेंजाइलिक CO2 निकलेगी बाद में तो नेगेटिव चार्ज, अब ये भी बेंजाइलिक ये भी बेंजाइलिक ये भी बेंजाइलिक। ठीक है, तीनों में रेजोनेंस हो रहा है तो इसका आंसर जवाब दे नहीं सकते। NO2 को देखो, NO2 का कैसा प्रभाव होता है माइनस R और कैसा माइनस I, क्योंकि NO2 को ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या करेगा खींचेगा, और जो लेते हैं वो क्या होते हैं अगर थ्रू रेजोनेंस लेते हैं तो माइनस R, और सिग्मा बॉन्ड केवल उसके EN के आधार पे तो माइनस I। यहाँ NO2 लग रहा है पैरा पे और M इफेक्ट इस पे लगता है ऑर्थो पैरा पे, तो यहाँ कौन सा लगेगा, एक तो इसका माइनस M और I तो सब जगह ही लगता है क्योंकि डिस्टेंस
के अकॉर्डिंग लगता है सब जगह। यहाँ NO2 इस बेंजाइल से किस पोजीशन पे, ये तो ऑर्थो और ये मेटा, और मेटा पे कभी भी आर इफेक्ट नहीं लगता, केवल इसका यहाँ कौन सा लगेगा -I। आर नहीं लगता मेटा पे, केवल ऑर्थो पैरा होता है। रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, हमने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। अब ये ना रखें, ऑर्थो पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता। यहाँ पर जो OCH3 है वो किस पोजीशन पे, पैरा पे, और OCH3 में ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आगे कोई हेटेरोएटम भी नहीं है तो दे देगा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन, और जो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनका कैसा इफेक्ट होता है, +M या +R, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर देगा, देगा इसको। अब मुझे बताओ हाईली स्टेबल कौन सा नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले लग रहे हैं कि देने वाले लग रहे हैं, खींचने वाले लग रहे हैं कार्बन आयन पे, क्योंकि जो खींचते हैं वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, कम। यहाँ NO2 खींच रहा है, एक NO2, और यहाँ 2 NO2 खींच रहे हैं, क्योंकि माइनस वाले क्या करते हैं, खींचते हैं। और यहाँ ये OCH3 ले रहा है कि दे रहा है, OCH3 दे रहा है, तो दे रहा है तो पहली नेगेटिव चार्ज है, देगा तो और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो अगर चार्ज बढ़ेगा नेगेटिव तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो डिकार्बोक्सिलेशन की रेट सबसे कम किस में होगी, C में, उसके बाद किस में होगी, A में, और सबसे ज्यादा किस में होगी, B में, क्योंकि A में एक खींचने वाला था और B में 2 खींचने वाले हैं, ठीक है। माइनस प्रभाव दोनों की, माइनस है -I और यहाँ -I। यहाँ केवल -I क्यों लगा, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, मेटा है, हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से रेजोनेंस इफेक्ट में, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा, B, क्योंकि B में हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा 2 खींचने वाले हैं, तो खींचेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ के डिकार्बोक्सिलेशन से कोई क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे इसको लिख ले।